हेलो फ्रेंड्स, बीएस एकेडमी भिलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान का भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं अपन। पहला टॉपिक अपना राजस्थान का नामकरण था। उस नामकरण के बाद में अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति देखी और राजस्थान की उत्पत्ति के बाद में अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखेंगे। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखने के लिए अपने को अक्षांश और देशांतर समझना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो जनरली सामान्यतः आपके क्या देखना, पहले सबसे पहले अपने को अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार में अपन सबसे पहले देखेंगे कि भाई अक्षांशीय विस्तार कैसे हुआ और अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो अक्षांशीय विस्तार में सबसे पहले अपन ग्लोब देखते हैं। सामान्य जनरली आप लोगों ने ग्लोब स्कूल में सभी ने देखा होगा, कोचिंग में नहीं भी देखा हो तो स्कूल में जनरली सामान्यतः ग्लोब सभी देखते हैं। और ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर रेखाएं खींची हुई मिलती है आपको, आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं खींची हुई मिलती होगी आपको। ऐसे एक तो आड़ी रेखाएं मिलती है और एक आपको खड़ी रेखाएं मिलती है। ये जो आड़ी रेखाएं जो होती हैं ये आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये आड़ी रेखाएं जो होती है आपके, ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। मतलब ग्लोब पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो आड़ी होती है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये कल्पना के आधार पर खींची जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग चाहो कि मैं तो अक्षांश रेखा देखना चाहता हूं कहां पे गुजर रही है, ऐसे आपको कोई रेखा नहीं दिखेगी। कल्पना के आधार पर खींची गई। कैसे, किस आधार पर खींची गई? कल्पना के आधार पर। तो ये अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? एक तो काल्पनिक, काल्पनिक, एक ही आपकी आड़ी होती है, आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं और काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो आपके ग्लोब पर जनरली आप लोगों ने देखे होंगे ये रेखाएं जिनके अंदर एक रेखा आपके सबसे बीचों बीच दिखती है आपको, बिल्कुल बीचों बीच। और ये बीचों बीच जो रेखा दिखती है आपको, इस रेखा को अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है आपके, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपके पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक भाग इसका कहलाता है आपके उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। मतलब इसका आप संदेह विच्छेद करके भी देखोगे, उत्तरी गोलार्ध, गोला यानी अर्ध, गोला और अर्ध यानी आधा गोला, आधा उत्तरी गोला, और दक्षिणी भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, आधा दक्षिणी गोला, अर्ध यानी आधा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री रेखा के उत्तर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाएगा आपके? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब आपके ये तो समझ में आ गई है कि ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं और काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती है। लेकिन ये रेखाएं करते क्या है, क्यों खींची जाती है? तो इन रेखाओं को खींचे जाने के पीछे कारण है आपके कि जलवायु का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना? जलवायु का, या आप पढ़ोगे मौसम का निर्धारण करना। अक्षांश रेखाओं का मुख्य कारण क्या होता है खींचने का, देखने का? जलवायु या मौसम का निर्धारण करना। तो ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है और ये काल्पनिक होती है और ये जलवायु या मौसम का निर्धारण करती है, जलवायु और मौसम का निर्धारण करती है। तो इन रेखाओं में आप लोगों से पूछ ले कि इस रेखा की सब कितनी रेखाएं होती है, कैसे होती है? तो आपके ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। और 0 डिग्री रेखा अक्षांश रेखा जो होती है आपकी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। ये भूमि के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता? भूमध्य रेखा, या इसे आप कह सकते हो विषुवत रेखा, विषुवत, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमि के मध्य से होकर गुजर रही है इसलिए भूमध्य रेखा। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक और आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं आपके जलवायु का निर्धारण करती है और ये आपके इनमें बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है वो आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है
और 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा जो आपकी भूमि के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस भूमध्य या विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी भाग में जितने भी अक्षांश होंगे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, दक्षिणी भाग में जितने भी अक्षांश होंगे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। तो आगे देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, गिनना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे आएंगे आपके यहां तक पूछोगे तब तक आप कहेंगे 90 डिग्री अक्षांश। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हो गए? 90 डिग्री अक्षांश। ऐसे कैसे आप यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5 6, तो दक्षिण में आओगे तब तक आपको दक्षिण में मिले 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये आपके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में है इसलिए, और ये आपके 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपके अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और किस हिसाब से अपन इनको जानते हैं, ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब अपन देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो होती है ये कुल कितनी होती है। तो अपन देखते हैं आगे, वापस अपने ग्लोब बनाते हैं, और ये ग्लोब जनरली आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, ये ग्लोब। और इस ग्लोब के अंदर आप लोगों ने अक्षांश रेखाएं देखी होगी, ग्लोब की आड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं ऐसे, और एक ऊपर यहां पे डॉट लगा हुआ रहता है। जो रेखा नहीं होती है आपके डॉट, इस ग्लोब के डॉट लगा हुआ रहता है, एक दिखाई देता है आप लोगों को डॉट, और ये आपकी इस ग्लोब के उत्तर वाली और दक्षिण वाली रेखाएं अलग अलग होगी आपके, इससे ऊपर वाली उत्तर वाली और नीचे वाली दक्षिण वाली। तो इस रेखा को मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इससे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यह भूमि के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री रेखा से अगर आप ऊपर चलते हो धीरे धीरे, एक एक कदम एक एक रेखा ऊपर चलते हो, तो आपके जैसे ऊपर चलते हो तो 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हो, और 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री अक्षांश पर? 23.5 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपको मिलेगी कर्क रेखा। कौन सी मिलेगी? कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर आपको कर्क रेखा मिलती है। ऐसे आप इस 0 डिग्री से नीचे आओगे तो 23.5 डिग्री नीचे आओगे, यहां पर 23.5 डिग्री नीचे, तो 23.5 डिग्री नीचे आपको वापस यहां पे मिलेगी एक रेखा और उस 23.5 डिग्री वाली रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाएगा? मकर रेखा। इससे थोड़ा और नीचे जाओगे आप तो 66.5 डिग्री आपको एक रेखा और दिखेगी। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री को आप दक्षिणी वृत्त या दक्षिणी आर्कटिक रेखा कह सकते हो। इसी तरह आपके ऊपर भी आपको एक 66.5 डिग्री रेखा मिलेगी। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। इसे आप उत्तरी वृत्त या उत्तरी आर्कटिक रेखा का कह सकते हो इसे। तो मैंने आपको इस ग्लोब पर 4 रेखाएं बताई। कितनी रेखाएं? 4 रेखाएं। आपके एक बीच वाली रेखा, ये बिल्कुल बीचों बीच खींची गई, और ये भूमि को बराबर 2 भागों में बांट रही है, भूमि के मध्य से होकर गुजर रही है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने में आपको 23 डिग्री अक्षांश तक जाओगे, तब जाके 23.5 डिग्री पर आपको एक रेखा दिखेगी, कर्क रेखा। इसके थोड़ा ऊपर और जाओगे 66.5 पर आपको उत्तरी आर्कटिक रेखा या उत्तरी वृत्त दिखेगी, और फिर और ऊपर जाओगे टॉप पर तो यहाँ पे आपके ये दिखेगा आपके डॉट, और ये डॉट आपके 90 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। जैसे जैसे आप वापस इस नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आपको वापस 1 डिग्री और 0 डिग्री आ जाएगा। इस 0 डिग्री से वापस आप दक्षिण में चलोगे तो दक्षिण में भी सेम, ये आपके 23.5 डिग्री मकर कहलाएगी, और 66.5 डिग्री आपके दक्षिणी वृत्त या दक्षिणी आर्कटिक कहलाएगा। तो आगे 3 रेखाएं मुख्य हो रही है, एक विषुवत या भूमध्य रेखा जो आपके बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही, और इन दोनों के ऊपर नीचे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर। अब आप लोगों से पूछ ले
कि भाई 0 डिग्री से उत्तर में कितनी रेखाएं हैं या कितने डिग्री अक्षांश है, तो 90 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री से नीचे दक्षिण में जाओगे आपको कितने अक्षांश मिलेंगे, 90 डिग्री। तो फिर आप लोगों से कहते कि ठीक है 0 डिग्री से उत्तर में भी 90 है और 0 डिग्री से दक्षिण में भी 90 है, तो कुल अक्षांश कितने हुए? क्या कहा जाता है आपसे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश आपको जैसे ही पूछेंगे ना आप कहोगे 90 है और 90 है 180, 90 और 90 180, लेकिन 90 90 180 नहीं होते, 90 और 90 180 होते हैं, लेकिन 90 90 180 के अलावा आपकी 0 डिग्री कहां जाएगी भैया, इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। इसलिए आपको 180 में एक और जोड़ना पड़ेगा 0 डिग्री जो आपके विषुवत या भूमध्य रेखा है, और कुल आपके अक्षांशों की संख्या हो जाएगी आपके 181। 181 कुल कुल अक्षांश कितने हो गए आपके 181। क्यों? क्योंकि 90 ऊपर वाले, 90 नीचे वाले और एक 0 आपके बीच वाला जो 0 है, ये 181 अक्षांश हो गए। लेकिन आपसे फिर वापस क्वेश्चन कर ले कि भैया हमें अक्षांशों की संख्या नहीं पूछ रहे हैं, हम अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहे हैं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आपके फिर कंफ्यूजन होगा, अच्छा अक्षांश रेखा है तो अक्षांश 90 और 90 180 तो हो रही है, 180 रहेगी, 81 हो रही है, लेकिन 181 नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके एक ये 90 डिग्री वाला और एक आपके ये 90 डिग्री वाला, दोनों डॉट है, इन्हें कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये कोई रेखा नहीं है, रेखा नहीं है इसलिए इन्हें रेखा नहीं माना जाता। रेखा नहीं माना जाता है तो एक ऊपर वाला माइनस कर लो और एक नीचे वाला माइनस कर लो, तो अक्षांश रेखाएं कितनी आ गई आपके, 2 माइनस कर लो, 2 माइनस कर लो अक्षांशों में से अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं आप 179। कुल अक्षांश पूछ ले तो 181 है, कुल अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो 179। अब आपके समझ में आ चुकी होगी इस ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश है और 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, और इस 0 डिग्री के उत्तर में जाओगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में जाओगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तर वाली कर्क रेखा कहलाएगी, दक्षिण वाली मकर रेखा कहलाएगी। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपन तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि हाँ हमने मान लिया ये कर्क रेखाएं ये होती है, लेकिन ये रेखा काम में क्या आती है, ये रेखा काम में क्या आती है? तो भैया मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अक्षांश रेखाएं आपके जलवायु का निर्धारण करती है, मानसून का निर्धारण करती है। इनका निर्धारण करती है जलवायु का, मानसून का। तो जलवायु या मानसून का निर्धारण कैसे करेगी, इस पर अपन चलते आगे। जलवायु या मानसून का निर्धारण कैसे करेगी? तो अपन नई स्लाइड लेते हैं, वापस नई एक और ग्लोब बना देते हैं अपन, एक और ग्लोब बना देते हैं अपन, और इस ग्लोब के अंदर अपन वापस अक्षांश रेखाएं खींच देते हैं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं होगी। ये अब ये आपकी जो ग्लोब जो बना है इसमें अपन मेन चीजों को डिसाइड कर देते हैं। ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये आपके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है। मतलब ये आपके भू मध्य, भूमि को मध्य से बांटती है, इसलिए भूमध्य रेखा। ये आपके कर्क रेखा, ये आपके मकर रेखा,
क्या आपके मकर रेखा। और ये मैंने आपको बताई थी 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक, 66.5 डिग्री। इधर भी आपके 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये आपके पहला वाला स्ट्रक्चर बन चुका आपके कंप्लीट। अब अपन देखते हैं कि जलवायु का निर्धारण कैसे करती है। तो मैंने आपको बताया भैया कि जलवायु का निर्धारण इस हिसाब से करती है, वो अब बताऊंगा, पहले नहीं बताया कि भाई सूर्य की स्थिति के आधार पर सूर्य इन रेखाओं पर अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर आता रहता है। जैसे आपकी ये सूर्य है, ये सूर्य। वैसे तो सूर्य के चक्कर ये आपके ये काटती है, पृथ्वी काटती है, लेकिन अपन इस हिसाब से देख लेते हैं, समझना आसान रहेगा। तो आपके सूर्य की स्थिति हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। और ऊपर नीचे कहां कहां होती है, तो सूर्य लास्ट नीचे आता है तो इस मकर रेखा तक आता है। इससे सूर्य बिल्कुल नीचे नहीं आता भूमि। सूर्य इधर लास्ट ऊपर जाता है आपके, तो आपके कर्क रेखा तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। मतलब आपके सूर्य इनके बीच बीच में चक्कर काटता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कोई कंफ्यूजन? सूर्य किन किन रेखाओं के बीच में चक्कर काटता है? उत्तर में जाएगा तो कर्क रेखा तक, दक्षिण में जाएगा तो मकर रेखा तक। इन दोनों से ऊपर सूर्य कभी जाता ही नहीं। अब आपके इन जगह पर सूर्य कब जाता है, तो सूर्य की स्थिति आपके इस रेखा पर। कौन सी रेखा पर? इस रेखा पर। सूर्य की स्थिति आपके किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। तो सूर्य की स्थिति देखते हैं अपन कि सूर्य की स्थिति कब किस जगह पर जाती है। तो सूर्य की स्थिति आपके इस भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर 21 मार्च को कब आती है? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य कहां चमकता है? भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर। 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य 21 मार्च को आपके भूमध्य रेखा पर चमकता है। और फिर सूर्य धीरे धीरे आपके ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। फिर सूर्य धीरे धीरे कहां जाना स्टार्ट कर देता? ऊपर, उत्तर में। और 21 मार्च से आपके 21 जून तक, कहां तक? 21 जून तक सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है। 21 जून को सूर्य कहां आ जाता है? सॉरी, कर्क रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है और 21 जून को सूर्य आपके कर्क रेखा पर आ जाता है। लास्ट सूर्य आपके कर्क रेखा पर 21 जून को आता है। इसके बाद में सूर्य ऊपर और जाता ही नहीं। और सूर्य ऊपर नहीं जाता है तो सूर्य का प्रकाश लास्ट 66.5 डिग्री तक ही जा पाता है, आगे जा ही नहीं पाता है। इसलिए आगे आपके ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इधर सूर्य वापस धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट करता है। तो 21 मार्च को और 21 जून को वापस आएगा। तो ये 23 सितंबर को सूर्य वापस आपके भूमध्य रेखा पर आ जाता है, सितंबर में। फिर 23 सितंबर से वापस सूर्य और नीचे जाता है और सूर्य आता है आपके 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है आपके मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पर आ जाता है? मकर रेखा पर। अब आपको स्थिति पता चल चुकी होगी, सूर्य 21 मार्च पर भूमध्य रेखा पर रहता है, फिर आपके ऊपर जाना स्टार्ट करता है और आपके 21 जून को आपके कर्क रेखा पर चला जाता है। फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करता है। 23 सितंबर तक सूर्य कहां जाता है? वापस भूमध्य रेखा पर। फिर भूमध्य रेखा से वापस सूर्य कहां आता है? 22 दिसंबर आपके मकर रेखा पर। ऐसे सूर्य घूमता रहता है और ऐसे सूर्य घूमता रहता है तो इससे आपके जलवायु भी प्रभावित होती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में सूर्य रहेगा उस क्षेत्र में आपके जलवायु सूखी रहेगी, गर्म रहेगी। और जिस क्षेत्र से सूर्य दूर है उस क्षेत्र में जलवायु कैसे रहेगी? ठंडी। तो अपन देखते हैं सूर्य इस क्षेत्र में ज्यादा रहता है, मतलब आपके इस वाले क्षेत्र में, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों में ज्यादा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में सूर्य ज्यादा रहता है, इसलिए अपन इसको वापस क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कोई कलर चेंज करते हैं अपन। इस क्षेत्र को अपन कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय।
कटिबंध किसे कहेंगे? तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने वाली, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो जगह होती है, उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। और इनके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 111 किलोमीटर। और इसे क्या कहते हैं? कटिबंध। मतलब एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध में जाने में आपको 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आपके उष्ण कटिबंधीय जोन कौन सा आ गया? आपके मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच वाला। तो भैया फिर इसके ऊपर वाला कौन सा है? तो ऊपर वाला आपके कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहां पे आपके ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य ज्यादातर नीचे चमकता है। अभी जैसे और आगे बढ़ते अपन, अब आपके मैंने कहा कि सूर्य लास्ट कहां तक आता है? यहां तक। सूर्य लास्ट कहां तक आता है? यहां तक। इससे आगे सूर्य नहीं जाता। इधर आगे सूर्य लास्ट कहां तक आता? इधर यहां बीच में जाता। इधर लास्ट सूर्य कहां आता? यहां तक। एक बार आपके सूर्य और यहां पे आता, मतलब 2 बार यहां, एक बार यहां। तो सूर्य जो आपके जो यहां आ रहा है, लास्ट यहां आ रहा है, तो इस जगह पे 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है। इसका मतलब यहां से तो सूर्य काफी दूर हो गया, और काफी दूर हो गया है तो यहां पे आपकी ठंड पड़ेगी। यहां पे आपके ठंड पड़ेगी, और ये इस जगह पे सूर्य की किरणें कभी पहुंच नहीं पाती, इसलिए इस ऋतु को कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। इसलिए वर्तमान में जैसे अभी दिसंबर के आगे अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में आपके सूर्य इसके आसपास ही है। अभी 22 दिसंबर को आपके मकर रेखा पर रहता है, तो दिसंबर में देख लो आपके सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्दी सबसे ज्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत की स्थिति या राजस्थान की स्थिति देखे अपन, अगर भारत या राजस्थान की स्थिति देखे, तो ये भारत देख लेते पहले, तो राजस्थान उसमें आ जाएगा। ये भारत कर गए, भारत के बीच में से होकर गुजरती है, तो राजस्थान भी आपके यहां पर, और राजस्थान यहां पर है। इसका मतलब इस रेखा से, मकर रेखा से भारत काफी दूर रह गया। और सूर्य वर्तमान में अभी कहां चमक रहा है? इस पर। सूर्य वर्तमान में आपके मकर रेखा पर चमक रहा है, इसलिए सूर्य की किरणें अपने यहां पे पहुंचने में टाइम लेती है, और सूर्य की किरणें यहां पर पहुंचने में टाइम लेती है, इसलिए अपने यहां पर ठंड पड़ती है। राजस्थान में या भारत में या पूरा उत्तरी गोलार्ध के दो, उत्तरी गोलार्ध में वर्तमान में आपके रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत दूर है। धीरे धीरे आपके वापस मार्च आएगा, 21 मार्च तक यहां आ जाएगा, तो 21 मार्च को सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर चमकेगा, और भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकेगा तो आपके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रातें बराबर होगी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसलिए आपके 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिन और रातें पृथ्वी पर समान होती, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दिन और रातें एक समान होती। लेकिन सूर्य धीरे धीरे वापस ऊपर तो जाएगा, और सूर्य ऊपर जाता है, आपके 21 जून को आपके सूर्य कहां पहुंचता है? कर्क रेखा पर। और जैसे कर्क रेखा पर सूर्य पहुंचेगा और भारत या राजस्थान के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा, इसलिए आपके सूर्य बिल्कुल खड़ा सिर पे चमकेगा, तो सूर्य की किरणें सीधी भी पड़ेगी और ज्यादा टाइम तक पड़ेगी, इसलिए दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। दिन बड़ा होगा तो दिन में धूप ज्यादा आएगी तो गर्मी पड़ेगी, इसलिए अपने जून में हमेशा सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये आपके अक्षांश रेखाओं का क्या काम है जो हुआ। अब अपन देखते हैं कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो राजस्थान की स्थिति कहां है और इनमें राजस्थान कहां स्थित है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपन कि राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, कर्क रेखा राजस्थान में किन किन जगहों पर होकर गुजरती है, राजस्थान में कितने जिलों में सीमा बढ़ाती है, कर्क रेखा की क्या विशेषता है, इससे राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है, ये अगले पार्ट में देखेंगे। कर्क रेखा की वजह से राजस्थान की स्थिति पर कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है, राजस्थान का मौसम कैसे रहता है, ये सारी चीजें अपन अगले पार्ट में देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।